हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर की अगर हम कंडीशन की बात करें कि किस कंडीशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होती है, तो वहां पर एक कंडीशन होती है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इसका मतलब ये है कि वे मॉलिक्यूल जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं। हमेशा करें ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं होती। अब देखिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ कहाँ होता है और कहाँ कहाँ नहीं होता। तो अगर हम बात करें नॉर्मली, दो कंडीशन में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की पॉसिबिलिटी होती है। अब वो दो कंडीशन क्या है? एक तो होती है मल्टीपल बॉन्ड, एक क्या होती है? मल्टीपल बॉन्ड, और एक होती है साइक्लिक सिस्टम। इसका मतलब यह है कि जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, या दूसरी कंडीशन हम कहें जहां साइक्लिक सिस्टम होता है वहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। तो देखिए, एक एक को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मल्टीपल बॉन्ड की। अब देखिए, मल्टीपल बॉन्ड जरूरी नहीं है कि कार्बन कार्बन के बीच में हो, किसी के भी बीच में हो सकता है, लेकिन जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर की पॉसिबिलिटी होती है वो कार्बन कार्बन के बीच में ज्यादा होती है। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन भी हो सकता है और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम मेनली आज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बात करेंगे। तो देखिए, ये आपके कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बात है। अब अगर हम इसको समझे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्यों है, तो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड का मतलब ये है कि एक तो है सिग्मा बॉन्ड और एक है पाई बॉन्ड। अब आपके डबल बॉन्डेड कार्बन होता है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। सिमिलरली इसका भी हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। अब sp2 हाइब्रिडेशन अगर होता है तो वहां पर एक s px और py जो है पार्टिसिपेट करते हैं, और जो sp हाइब्रिडेशन की जो स्ट्रक्चर होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर आती है और एक्स वाई जेड प्लेन में आती है। और यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल बच गया आपके? जो हाइब्रिडाइज नहीं है, pz। सिमिलरली यहाँ पर कौन बच गया? pz। तो जब आप इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो पाई बॉन्ड बन रहा है, वो जो प्योर p ऑर्बिटल बच गया है pz वाला, उसकी बीच में जो है ओवरलैपिंग हो रही है लेटरल, इस वजह से पाई बॉन्ड बन रहा है। तो अब आप जब इसकी स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो दो ग्रुप हैं इस कार्बन के वो ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस प्लेन में, और इधर के जो दो ग्रुप हैं वो भी क्या हैं? इसी प्लेन में जुड़े हुए हैं। तो ये पूरा जो मॉलिक्यूल है ये क्या हो गया? प्लेनर हो गया। अगर हम बात करें अब पाई बॉन्ड की, तो पाई बॉन्ड जो है वो आपके ऐसे है। ठीक है, ये आपके p ऑर्बिटल जो है पैरेलल है, या हम कह सकते हैं लेटरल ओवरलैपिंग से क्या कर रहे हैं? पाई बॉन्ड बना रहे हैं। अब अगर यहां पर आप रोटेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो अब p ऑर्बिटल है ये पैरेलल नहीं है, और पैरेलल नहीं होने की वजह से इसका जो पाई बॉन्ड है वो क्या होने लगेगा? ब्रेक होने लगेगा। तो अगर आप इसको देखेंगे, जब मैं इसको ऐसे रोटेट करता हूं तो अब यहाँ पर पाई बॉन्ड बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, और इतनी एनर्जी जो है रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि जो इसका रोटेशन है वो रेस्ट्रिक्टेड हो गया, ये फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता। उसका कारण क्या हो गया कि अगर आप उसको रोटेट करेंगे तो पाई बॉन्ड जो होगा ब्रेक हो जाएगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं है। इसलिए ये इसको क्या कर देगा? रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देगा। तो उससे क्या होगा कि ये जो ग्रुप है इसकी पोजीशन यहीं रहेगी, और इस ग्रुप की पोजीशन यहीं रहेगी, और इसकी भी पोजीशन यहीं रहेगी, और इसकी भी पोजीशन यहीं रहेगी। अब मेनली बात क्या है? मेनली बात यह है कि अगर मैं इसको नंबरिंग दूं 1 2 3 और 4, तो यहां जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो सेम नहीं है। अगर मैं कहूं ए के सबसे पास कौन है, तो वो 2 है, सबसे कम डिस्टेंस है। अगर मैं एक को रेफरेंस लूं तो ए के सबसे पास कौन है? 2। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो थर्ड जो आपके एटम या ग्रुप है वो इसके नियरेस्ट है, और लास्ट में ए के पास जो है वो है फोर्थ ग्रुप। इसका मतलब यहाँ पर जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो डिफरेंट है। तो अगर आप ग्रुप की पोजीशन चेंज करेंगे तो इंटर एटॉमिक जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी?
चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से स्टीरियो आइसोमर शो होगी और उसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब देखिए मेनली कंडीशन क्या है, अब यहाँ पर जो हम चेक करते हैं, देखिए ये तो क्या है कि एक ही कार्बन पर है, तो यहाँ पर तो ग्रुप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेनली हमें ये देखना है कि जो दो कार्बन हैं आपस में, उनमें ग्रुप की पोजीशन जो है वो क्या है, तो उस कंडीशन को हम चेक करते हैं। तो देखिए कौन सी कंडीशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होगा, उसको हम एक बार ऐसे देखते हैं कि अगर आपने ग्रुप को एक्सचेंज किया और आपको नया स्ट्रक्चर मिल रहा है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, और ग्रुप एक्सचेंज करने के बाद नया स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, मतलब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर रहा है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मैंने यहाँ लिया A, यहाँ भी लिया A, ये लिया B और ये लिया B। अब देखिए यहाँ पर जब आप ग्रुप एक्सचेंज करेंगे तो एक ही कार्बन पर करेंगे, आपस में तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आप आपस में करेंगे तो फिर वो स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाएगा, स्टीरियो आइसोमर नहीं होगा। तो अब मैं यहाँ पर अगर इसकी ग्रुप की पोजीशन चेंज करता हूँ तो देखिए इसको मैंने ऐसे के ऐसे रखा। अब A और A को चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि A और A को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब अगर आपके एक ही कार्बन पर दो सेम ग्रुप हैं, ठीक है, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। दूसरा केस हम लेते हैं। अभी देखिए इस केस में तो दोनों पर सेम सेम थे, मतलब इस कार्बन पर दोनों A थे और इस कार्बन पर दोनों B थे। अब अगर मैं क्या करूं कि इस पर तो दोनों A रखूं और इस पर क्या कर दूं, एक कर दूं B और एक कर दूं D, तो क्या होगा, तो आप देखेंगे कि अगर मैं इन दोनों की पोजीशन एक्सचेंज करूं तो क्या होगा। तो देखिए इन दोनों की अगर मैं पोजीशन एक्सचेंज करता हूं तो ये D ऊपर आ जाएगा और B नीचे आ जाएगा, ये A और ये A। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर A की जो डिस्टेंस है B के साथ और A की जो डिस्टेंस है D के साथ सेम कंडीशन है, क्योंकि दोनों A प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करना चाहते हैं तो एक कार्बन पर जो दो ग्रुप हैं वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए, मतलब एक कार्बन पर अगर दो ग्रुप सेम होंगे तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो देखिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब यहां पर मैंने क्या करा, इस कार्बन पर भी डिफरेंट लेता हूं और उस कार्बन पर भी डिफरेंट लेता हूं। यहां पर मैंने लिए A और B। अब देखिए इस कार्बन पर दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए। अब यहां पर जो दो ग्रुप हैं वो इन दोनों के सेम भी हो सकते हैं और दूसरे भी हो सकते हैं। तो जैसे इन दोनों के सेम का मतलब A B है, तो यहां पर मैंने क्या ले लिया, A और B, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पर मैं ग्रुप की पोजीशन चेंज करता हूं, तो आप देखेंगे कि मैंने इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी। तो ये हो गया B, ये हो गया A और ये एज इट इज रखा, तो ये हो गया A और ये हो गया B। अब जब आप इन दोनों स्ट्रक्चर को ढंग से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों स्ट्रक्चर जो है सेम नहीं है, डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ A और A पास थे, यहाँ A और A क्या है, दूर हैं। इन दोनों पोजीशन को हम सिस पोजीशन कहते हैं और इन दोनों पोजीशन को हम ट्रांस पोजीशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो दोनों A थे वो सिस पोजीशन पे थे और यहाँ जो दो A हैं वो क्या है, ट्रांस पोजीशन पर है। मतलब ये जो दो हैं ये आपस में क्या रिलेशन शो कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहे हैं। मतलब ये दोनों आपस में क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ठीक है। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर में जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इस वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, पोलैरिटी हो गई, डाइपोल मोमेंट हो गया, ईटीसी, वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखना, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर एक कार्बन पर चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो वो किरल कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है, किरल कार्बन। यहाँ पर आपके कार्बन डबल बॉन्ड है, मतलब ग्रुप तो इसमें तीन ही है, एक तो जिसमें कार्बन ही हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्बन पे मैंने दो ग्रुप थे, उसमें ग्रुप की पोजीशन चेंज करी और क्या बन गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गया, या मैं कह सकता हूँ स्टीरियो आइसोमर बन गया। तो उसको मैं स्टीरियो सेंटर कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ, स्टीरियो सेंटर कह सकता हूँ। तो देखिए स्टीरियो सेंटर की डेफिनेशन क्या है, स्टीरियो सेंटर की डेफिनेशन ये है, वह कार्बन, नॉर्मली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन की बात करेंगे, वह कार्बन या वह सेंटर जहां पर दो ग्रुप की पोजीशन चेंज करने पर नया स्टीरियो आइसोमर बन जाए उसको हम स्टीरियो सेंटर कहते हैं। अब देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी स्टीरियो आइसोमर ही है। तो यहाँ पर आपने इस सेंटर पर दो ग्रुप की पोजीशन चेंज करी और जो नया बना वो क्या बना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जो कि आपस में क्या है, स्टीरियो आइसोमर ही होता है। तो यहाँ पर जो स्टीरियो सेंटर है वो डबल बॉन्डेड कार्बन हो सकता है और जो किरल सेंटर है वो भी अपने आप में स्टीरियो सेंटर कहलाता है, क्योंकि अगर आप किरल सेंटर पे
ग्रुप की पोजीशन या एटम की पोजीशन चेंज करेंगे तो वहां पर जो नया स्टीरियो आइसोमर बनेगा वो एनेंटियोमर हो सकता है या डाइस्टीरियोमर हो सकता है। तो स्टीरियो सेंटर का मतलब ये है कि अगर आप एटम पर दो ग्रुप की पोजीशन चेंज करते हैं और नया स्टीरियो आइसोमर बनता है तो वो एटम या सेंटर क्या कहलाएगा, स्टीरियो सेंटर कहलाएगा। तो जितने भी स्टीरियो सेंटर हैं वो सारे कायरल सेंटर नहीं होते, लेकिन सारे कायरल सेंटर जो है वो स्टीरियो सेंटर होते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात करी कि अगर एक एटम पर दोनों ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट है तो वो क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, वापस से बना देता हूं कि अगर आपके सेम ग्रुप जो हैं, जैसे ए और बी की मैंने बात करी, अगर सेम ग्रुप आमने सामने है तो उस फॉर्म को हम कहते हैं सिस, उस ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हम क्या कहते हैं, सिस। और अगर सेम ग्रुप जो हैं अपोजिट पोजीशन पर है, जैसे यहाँ ए हो गया, यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया और ये बी हो गया, तो इसको हम कहते हैं ट्रांस, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस। लेकिन सिस ट्रांस नोटेशन हम हमेशा नहीं दे सकते ज्योमेट्रिकल आइसोमर को। क्यों? क्योंकि सिस ट्रांस नोटेशन देने के लिए एक कंडीशन है कि कम से कम एक ग्रुप, देखिए यहाँ तो दोनों ही जो है, ए बी यहाँ भी और ए बी यहाँ भी, कम से कम एक ग्रुप जो है दोनों साइड होना चाहिए। अगर दोनों साइड सेम ग्रुप नहीं है तो वहां पर हम सिस ट्रांस नोटेशन नहीं दे सकते। जैसे यहां पर मैंने कहा ए बी है, फिक्स है, लेकिन मैंने यहां पर ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दी, या मैं कह सकता हूं मैंने ग्रुप चेंज कर दिया, पोजीशन नहीं सॉरी, ग्रुप चेंज कर दी। तो मैंने कहा यहां सी है और ये डी है। अब आप देखेंगे कि मैंने ए बी की जो पोजीशन है वो एज इट इज रखी है, तो यहां पर मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी डी और सी। अब क्योंकि चारों ही ग्रुप डिफरेंट है तो यहां पर मैं इसको सिस ट्रांस नोटेशन नहीं दे सकता, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। क्योंकि जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, देखिए ए और सी पास है, जबकि यहाँ ए और सी क्या है, दूर है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ ए और सी जो है सिस पोजीशन पे है और यहाँ ए और सी क्या है, ट्रांस पोजीशन पे है। तो यहाँ पर हम सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर काम में नहीं ले सकते, वहां पर हम ईजेड नॉमेनक्लेचर काम में लेते हैं, जो कि हम अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि डबल बॉन्डेड कार्बन पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने की वजह से जो आपके ग्रुप की पोजीशन है वो फिक्स हो जाती है, और फिक्स होने की वजह से जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो भी फिक्स हो जाता है। तो वहां पर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस वेरी करता है। ठीक है, ये वाली जो पोजीशन है जेमिनल पोजीशन कहलाती है, ये हम जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखेंगे, ये जेमिनल पोजीशन कहलाती है। ठीक है, और ये आपके सिस पोजीशन हो गए और ये आपके ट्रांस पोजीशन हो गई। तो क्योंकि पोजीशन अलग अलग है तो अगर आप ग्रुप की पोजीशन चेंज करेंगे तो वो क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ठीक है, तो ये तो थी मल्टीपल बॉन्ड की बात। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हालांकि मैं आगे और बताऊंगा, एक्सिस ऑफ कायरलिटी में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, लेकिन मैं आपको यहाँ हिंट दे देता हूं कि अगर क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड है, मतलब कंटिन्यूएशन में डबल बॉन्ड है, तो अगर डबल बॉन्ड की जो संख्या है वो इवन है, क्या है, इवन है, तो वहां पर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक नहीं करेंगे। उसका कारण क्या है कि अब जो यहां पर जो ग्रुप हैं वो एक प्लेन में नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर डबल बॉन्ड जो है कंटिन्यूअस में वो इवन संख्या में है तो वहां पर जो चारों ग्रुप हैं अब वो एक प्लेन में नहीं है, उनका प्लेन क्या है, चेंज हो गया। जैसे अगर मैं बात करूं कि इस वाले कार्बन का दो ग्रुप अगर ऐसे हैं तो इस वाले कार्बन के दो ग्रुप क्या हो गए, ऐसे हो गए, तो वहां पर चारों जो ग्रुप हैं वो एक प्लेन में नहीं है, तो वहां पर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर चेक नहीं करेंगे। वहां पर आप क्या चेक करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर। क्या चेक करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर। क्यों? क्योंकि आपके जो पी ऑर्बिटल थे, ठीक है, इसको आप ऐसे समझो कि यहां पर जो पी ऑर्बिटल था ओवरलैपिंग का वो ऐसे था, लेकिन अब इसका और इसका जो पी ऑर्बिटल है वो ये है। तो अब इसका पी ऑर्बिटल जो है पाई बॉन्डिंग का वो अलग है और इसका पी ऑर्बिटल जो है पाई बॉन्डिंग का वो अलग है। ये भी sp2 है और ये भी sp2 है, लेकिन अब इनके बीच में डायरेक्ट पाई बॉन्डिंग नहीं बन रही। मतलब ये वाला sp2 का जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ और यहाँ से बन रहा है, जबकि इसका यहाँ और यहाँ से बन रहा है। तो इसका जब पाई बॉन्ड यहाँ है या पी ऑर्बिटल यहाँ है सॉरी, तो इसके दो ग्रुप ऐसे होंगे, और इसका जो पी ऑर्बिटल यहाँ है तो इसके दो ग्रुप ऐसे होंगे। तो यहाँ पर ये प्लेनर नहीं है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम इसमें चेक करेंगे, ज्योमेट्रिकल चेक नहीं करेंगे। तो देखो ये तो थी मल्टीपल बॉन्ड की बात। अब अगर हम बात करें साइक्लिक सिस्टम की,
तो साइक्लिक सिस्टम में जो है वहाँ पर भी फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो साइक्लिक सिस्टम को जो है हम 2-3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 2-3 पॉसिबिलिटी होती है। एक हम कह सकते हैं मोनोसाइक्लिक, एक हम कह सकते हैं बाईसाइक्लिक, या हम कह सकते हैं पॉलीस्पायरो, या एक आपके ब्रिज कंपाउंड भी होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी होती है ज्योमेट्रिकल के लिए, लेकिन ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में हम देख लेते हैं। देखिए सबसे कॉमन है आपके मोनोसाइक्लिक। साइक्लिक सिस्टम में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो अब मोनोसाइक्लिक की बात करें तो सबसे मैं कॉमन एग्जांपल ले लेता हूँ, साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन में 2 ग्रुप जो हैं ऐसे हैं। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर H है, ये H है, और मैंने कहा ये CH3 है और ये CH3 है, इसका मतलब वही कंडीशन होगी कि आपके कार्बन जो एटम है उस पर दोनों ग्रुप क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो यहाँ पर मैंने ग्रुप क्या कर दिया, एक H कर दिया और एक CH3 कर दिया। अब ये साइक्लोप्रोपेन नहीं है क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट लग गए। यहाँ पर मैंने एक H कर दिया और एक CH3 कर दिया। तो अब क्या है कि ये H और H पास पास है, तो मैं कह सकता हूँ ये क्या है, सिस फॉर्म है। क्या है, सिस फॉर्म है। अगर मैं इसको CH3 कर दूँ और इसको मैं क्या कर दूँ, H कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि ये साइक्लिक सिस्टम है, इसलिए यहाँ पर जो रोटेशन है सिंगल बॉन्ड के बीच में वो फ्री नहीं है। अगर ये सिंगल बॉन्ड फ्री होता तो ये रोटेट हो जाते, तो फिर ये ज्योमेट्रिकल की जगह कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर शो करते। तो यहाँ आपने देखा कि साइक्लिक सिस्टम में ये सिस और ट्रांस शो कर सकता है अगर ग्रुप जो है कम से कम एक सेम है। इसका मतलब साइक्लिक सिस्टम जो है, मोनोसाइक्लिक सिस्टम, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है। या ये आपके मैंने ऐसे बना दिया, तो ये मैंने कह दिया CH3, ये मैंने कह दिया CH3, ये कह दिया H और ये कह दिया H। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, सिस फॉर्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिस फॉर्म हो जाएंगे। और अगर अपोजिट होते तो ये क्या हो जाते, ट्रांस। तो ये तो थी मोनोसाइक्लिक की बात। बाईसाइक्लिक की बात करें तो डेकालिन एग्जाम्पल है। तो डेकालिन में आपकी 2 पॉसिबिलिटी है, सिस की और ट्रांस की। तो अगर मैं इसको ऐसे बता रहा हूँ, दोनों वेज से, वेज बेस्ड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है हम अगले वीडियोस में देखेंगे। तो अगर दोनों वेज से बता रहा हूं तो ये सिस फॉर्म है। क्या है, सिस फॉर्म है। और अगर एक वेज है और एक डैश है, एक क्या है, डैश है, तो ये आपके ट्रांसफॉर्म है। तो हमने क्या देखा कि बाईसाइक्लिक जो कंपाउंड है जैसे डेकालिन हो गया, ये भी सिस ट्रांस आइसोमर शो करता है, या हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। अब देखिए पॉलीस्पायरो जो है वो इतना कॉमन नहीं है। जैसे अभी हमने क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड की बात करी, कंटिन्यूएशन में डबल बॉन्ड की बात करी, तो वहां हमने देखा कि अगर ऑड डबल बॉन्ड है तो वहां पर हम ज्योमेट्रिकल की पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, और अगर इवन डबल बॉन्ड है तो वहां पर हम ऑप्टिकल की कंडीशन चेक करते हैं। सेम आपके पॉलीस्पायरो में कि अगर आपके एक साइक्लिक सिस्टम है, मतलब ऑड है, तो वहां पर आप क्या चेक करेंगे, ज्योमेट्रिकल, कि ये जो दोनों ग्रुप हैं ये आपके सिस फॉर्म में, ट्रांस फॉर्म में, या ETC। लेकिन अगर ये आपके 2 साइक्लिक सिस्टम हैं, तो अब ये जो आपके ग्रुप है चारों, ये एक प्लेन में नहीं है, तो यहां पर आप क्या चेक करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो देखिए पॉलीस्पायरो को आपको देखना है कि जो आपके साइक्लिक सिस्टम है कंटिन्यूएशन में, उनकी संख्या क्या है। अगर वो ऑड है तो आप ज्योमेट्रिकल चेक करेंगे, और अगर वो इवन है तो वहां पर आप क्या चेक करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। लास्ट आपके ब्रिज कंपाउंड। अब देखिए ब्रिज कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ब्रिज कंपाउंड इस टाइप से होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आपके ग्रुप हो गए। तो अगर मान लीजिए ये इस तरह से है तो ये एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया, मतलब दोनों CH3 क्या है, ऊपर की साइड हैं। और अगर मैं बात करूं एक CH3 को मैं नीचे कर दूं तो यहां पर आप इसको सिस फॉर्म कह सकते हैं। और अगर मैं इसको चेंज कर दूं, इसको मैं H कर दूं, इसको मैं H कर दूं और इसको मैं CH3 कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो यहां पर ब्रिज कंपाउंड जो है वो भी क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं।